शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वेलकम टू NCERT वे यूपीएससी। दोस्तों, NCERT वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, वो हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये है वीडियो पार्ट फर्स्ट और इसका पार्ट सेकंड भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हो। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर है आपने वो भी पढ़ा होगा, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था, उसके बाद हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार दोबारा हल्का सा रिकैप करते हैं व्हाट वी मीन बाय एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, क्या ये। तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी करे, चाहे वो कुछ भी कोई काम करते हैं अगर ह्यूमन बींग्स, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो होगी जो आप लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, या वो हो सकती हैं वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये दो ही होंगी, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। नाउ अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सो द एक्टिविटीज इन विच मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्लूडेड आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. So if someone asks you, what do you mean by economic activities? So the activities in which monetary value is included, जिसमें monetary value include है, उसको आप economic activity कहोगे. Example, like your younger brother is teaching you, teaching in a school. Suppose your younger brother is teaching in a school or running a coaching institute on behalf of that, charging, है ना, फीस चार्ज हो रही है। मॉनेटरी वैल्यू इसमें इंक्लूड है या नहीं है, पहले तो आप खुद सोचिए। मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम ही केस है, सेम ही एग्जांपल देखते हैं। आपके जो ब्रदर हैं वो आपको घर पे पढ़ा रहे हैं, उसके बिहाफ पे कुछ चार्ज कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, दैट इज कि उसमें कोई मनी इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप से, दो टाइप से। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या मतलब है, द एक्टिविटीज इन विच मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्लूडेड, ओके, एंड द एक्टिविटीज इन विच नो मॉनेटरी वैल्यू इज इंक्लूडेड, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई वो सारी। एग्जाम्पल देखा, आपके ब्रदर जो है अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उसके बिहाफ पे चार्ज कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरेज वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं घर पे, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज जो है इसको सर्विस एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इनको सेक्टर भी बोला जाता है कई बार इकोनॉमिक के अंदर। तो ये तीन सेक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में 12th क्लास में 4 नंबर जो सेक्टर है वो भी दिया गया है, वो सर्विस सेक्टर का एक्चुअली पार्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्वाटनरी एक्टिविटीज जो है आपकी, है ना, क्वाटनरी एक्टिविटीज, तो उसमें 4 एक्टिविटीज आपको दे रखी है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट 4th एक्टिविटी होती है वो सर्विस का ही पार्ट होती है वैसे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी यही हम आज पढ़ रहे हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो क्या बता रहा है आपको कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी, है ना। ये देखिए ये जो वर्ड आया ना क्वाटनरी, क्योंकि आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 3 ही सेक्टर होते हैं। यस, ओनली 3 एक्टिविटीज आर देयर। ये क्वाटनरी जो है टर्शरी का ही एक तरीके से पार्ट होता है, रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही आपकी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ओके। सो जैसे अगर कॉटन है, कॉटन से यान बने, यान से क्लोथ्स बने, टेक्सटाइल बने, फिर उनको मार्केट में सेल किया जाता है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है। इसको आप सेकेंडरी एक्टिविटी में इंक्लूड करोगे। कोई फैक्ट्री है, वहां पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है,
तो आप उसको किस में इंक्लूड करोगे? सेकेंडरी में इंक्लूड करोगे उसको। तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग, हियर यू कैन सी, आप एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है? बनना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। तो चाहे वो हाथ से बनी चीज़ें हों, हैंडीक्राफ्ट्स हों, या आयरन को मोल्ड करके, स्टील को मोल्ड करके, या प्लास्टिक टॉयज बनाने से लेकर, कंप्यूटर बनाने से लेकर, कार बनाने से लेकर, कुछ भी स्पेस व्हीकल्स बनाने तक सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। तो आप इसको किस में इंक्लूड करोगे? कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? अगर कोई, मानो आपने कोई फैक्ट्री ओपन किया, उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है? वो मैन्युफैक्चरिंग आप उसको कह रहे हो, वहाँ पे क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और लेबर्स के जरिए फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट है उनको बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। तो क्या खासियतें हैं लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी? तो सबसे पहली खासियत क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप कहोगे सर क्या है ये? सिंपल, यूज ऑफ मशीन्स का यूज होना। बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, मशीनरी है जो है ना, बड़े बड़े जो आपके टूल्स एंड मशीन्स यूज किए जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज किए जाते हैं। आप देखते हो बहुत बड़े अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे कार्स हों या बड़े बड़े व्हीकल्स हों, उनकी ऑटोमेटिक जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उनकी एक तरीके से। तो बड़े लेवल पर जो है स्पेशलाइजेशन और नए जो प्रोडक्शन के मेथड्स उनका यूज किया जाता है। नाउ अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर। जो हैंडीक्राफ्ट पहले यूज किए जाते थे या छोटे स्केल पर जो है वो क्या कहता है, जो ऑर्डर हमें मिलता है तब हम उसका जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। वेयर इज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फिर आगे उनको सेल किया जाता है। सो द कॉस्ट आर हाई। सो छोटे लेवल पर अगर सामान बनाया जाएगा, ऑर्डर पर बनाया जाएगा, तो वो क्या होती है, इसमें कॉस्टिंग ऑब्वियसली थोड़ी हाई होती है। ऑन द अदर हैंड जब मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। मास मीन्स, मासेस हम कहते हैं ना, किसको कहते हैं? जनता को, पब्लिक। तो यहाँ पे अगर मास प्रोडक्शन आ रहा है, देखिए जैसे मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े स्केल पर जो है प्रोडक्शन जब हो रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली, ठीक है। तो जो वर्कर है, लेबर है, वो भी प्रोडक्शन में कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं, प्रोडक्शन जो है लगातार हो रहा है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड, हाथों से बनाना। हाउएवर नाउ इट इंक्लूड्स गुड्स मेड बाय मशीन्स ऑल्सो। आज के टाइम में मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है। पहले ऑब्वियसली मशीन्स जब नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, तो ऑब्वियसली लोग जो है अपने घरों से, हाथों से या छोटे स्केल पर जो है सामान बनाते थे मिलकर। नाउ बिग फैक्ट्रीज आर सेट अप, है ना, मशीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज एंड गुड्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज। जो है वो बनाए जाते हैं सामान मशीन्स की हेल्प से, ठीक है। और सो इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टेंट मार्केट्स। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये आप कहोगे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। और बनाया ऑब्वियसली इसलिए जाता है कि मार्केट में सेल के लिए, ताकि प्रॉफिट हो सके। Now, conceptually, an industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts and records under a management system. तो अगर आपसे कोई पूछे what do you mean by industry, तो अगर समझने के लिए हम अगर बिल्कुल सिंपल रूप में अगर कहें उसको, तो इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज़ ए जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कि सपोज फैक्ट्री सेटअप समवेयर एंड द मैनेजमेंट
what kind of product is made there, है ना, how much raw materials that factory has, और किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे हैं, टोटल अकाउंट जो है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो एक मैनेजमेंट सिस्टम में रखा जाता है, उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री. एज द टर्म इंडस्ट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, बहुत बड़े स्केल में इंडस्ट्री को यूज़ किया जाता है. इट इज़ इसका अपना एक मतलब है बहुत बड़ा, वाइड. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सिनोनिम विथ मैन्युफैक्चरिंग. When one uses terms like steel industry, chemical industry, या आपने कई बार वर्ड सुने होंगे स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री या इस तरीके के और सारे वर्ड्स, तो वो क्या कहना चाहता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, कि वहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है. ठीक है. नाउ थिंग्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रोसेसेस, बट देर आर मैनी सेकेंडरी एक्टिविटीज विच आर नॉट कैरिड ऑन इन फैक्ट्रीज सच एज व्हाट इज नाउ कॉल्ड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. है ना, वहाँ पे सामान नहीं बन रहा, वहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एटसेट्रा. सो फॉर क्लैरिटी द लॉन्गर एक्सप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज यूज्ड. सो इसीलिए जो है स्पेसिफिक, अगर आपसे बोले कि स्टील या सर्टन लेवल पर अगर कोई फैक्ट्री सेटअप है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. क्योंकि इंडस्ट्री एक बड़ा वर्ड है. इट कैन इवन बी यूज्ड इन द सर्विस सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्री वर्ड यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल लाइक मीडिया इंडस्ट्री है ना, मीडिया टेक इंडस्ट्री या और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ना, इस तरीके से इंडस्ट्री वर्ड एक बड़ा वर्ड है. नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सेटिस्फैक्शन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सेटिस्फैक्शन, ये क्या चीज़ है? अभी हमने क्या देखा, क्या देखना स्टार्ट किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, मशीन्स का यूज, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जो है स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन इन सेंस जो है हर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक वर्कर, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी को बोल रहे हैं आपके अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन. नाउ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेम ही चीज, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, ये खासियतें हैं बेटा. ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री. कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स एंड लो कॉस्ट. मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री का वास्ट कैपिटल है ना, बड़े स्केल पर कैपिटल भी लगती है ऑब्वियसली. कैपिटल इन सेंस मनी, पैसा. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी? जो द वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री. ठीक है. अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इंडस्ट्रीज जो है, कुछ प्लेसेस में आपने देखा होगा बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल रही हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप है, लेकिन कुछ में इंडस्ट्रीज जो है उस स्केल पे आपको देखने को नहीं मिलती. जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा है आपको यहाँ पे, देखिए. मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस. कुछ आपको सिटीज़ हैं या कुछ जगह पर ही आपको ज़्यादातर जो मॉडर्न स्केल पे इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश होती हुई दिखेंगी. दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. ठीक है, तो इतने एरिया पर ही आपको बड़ी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर फ्लरिश होती हुई दिखेगी. दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. और ये बड़े देश, चाहे अमेरिका की बात करें, हम चाइना की बात करें जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब मानते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, या कई सारे और देश हैं. However, in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller areas than that of agriculture due to greater intensity of process. For example, 2.5 square kilometer of American corn belt usually includes about large farms employing about 10-20 workers supporting 50-100 persons. But this same area could contain several large integrated factories and employ thousands of workers. क्या इन्होंने ज्ञान बोला इस पूरे में, क्या ज्ञान दिया है? देखो सीबीएसई ने आपको इस पूरे पैराग्राफ के अंदर सिंपल सा है कि भाई अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेके देखें कि वन जो है स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, उसके अंदर अगर फार्म सेटअप होंगे, एक फार्मिंग वो जो फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे कम लोगों को रोज़गार मिलेगा. लेकिन उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर हम फैक्ट्रीज सेटअप कर दें, अलग अलग फैक्ट्रीज, तो एक फैक्ट्री के अंदर जो है बहुत सारे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है. सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
है ना। जैसे जैसे देश डेवलप होता है सेकेंडरी सेक्टर भी जो वो डेवलप होता जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वाई इट वॉज स्टार्टेड, ये स्टार्ट क्यों किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम, या अभी भी चल रहा है जो, ठीक है, तो क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो अच्छे तरीके से। हमारे जो इंडस्ट्रीज थे वो तो इंडस्ट्रीज लगाए, जो बाहर के हैं इन्वेस्टमेंट्स वो भी यहाँ पे आए, वो भी इंडस्ट्री लगाए, जिससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज अगर बहुत ज़्यादा ओपन होगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एंड दैट्स हाउ आवर इकोनॉमी विल बी बूस्टेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू मार्केट इज वेल, कि जो सामान आप बना रहे हो अब उसको बेचोगे भी तो सही भाई। अब ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में फैक्ट्री में आपने सेटअप कर दिया तो सामान रखना ही है वहाँ पे आपको बना के, नहीं, ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना है आपको, मेन आपका मोटिव यही है। क्योंकि मार्केट में बिजनेस में कहा जाता है विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस, ये सिंपल फॉर्मूला होता है मार्केटिंग बिजनेस का, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट आगा, आपका मोटिव नहीं है, तो वो बिजनेस है ही नहीं, पहली बात। तो अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एक खासियत होगी ही नहीं होगी कि भाई एक्सेस टू मार्केट होगा। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सेस टू मार्केट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसकी खासियत है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अब इंडस्ट्री जब आपने सेटअप कर दी तो आप ये हमेशा चाहोगे ना भाई, ऐसा तो नहीं कि भाई एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको बेच दिया, थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है अब इंडस्ट्री बंद करते हैं, नहीं, ऑब्वियसली कंटिन्यूटी बनी रहे। तो हमेशा आपका एक्सेस भी बना रहे, किसको लेके, रॉ मटेरियल को लेके। जो प्रोडक्ट आप बनाओगे रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए होगा हमेशा के लिए, सो देयरफॉर रॉ मटेरियल के बिना पॉसिबल ही नहीं होगा वो चीज, है ना। तो ऑब्वियसली आपका एक्सेस, अवेलेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, हमेशा वो रॉ मटेरियल अवेलेबल रहे। तो ये इसकी खासियत होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी हमेशा बना रहता है। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, बिकॉज विदाउट लेबर योर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखिए जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें, चाहे आपके लैंड, लेबर, कैपिटल जो है, या ह्यूमंस जो है, मैनेजमेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसमें लेबर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहाँ आप फैक्ट्री सेटअप किया, आपको ये पता लगे फैक्ट्री तो सेटअप कर दी आपने बढ़िया से, 100-200 करोड़ रुपए लगा दिए, बढ़िया फैक्ट्री सेटअप कर दी, लेबरर्स को जो है वो भी बुला लिया, लेकिन अब आपको पता लगता है कि यहाँ पे इस एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं प्रोवाइड करवाई है गवर्नमेंट ने, तो ये तो सारा आपका मामला ही डूब गया। इसलिए ऐसा नहीं होता है, पहले आप पूरी रिसर्च करते हो उसके बाद ही पैसा लगाओगे ना। तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है, एनर्जी की सप्लाई भी हर लेवल पर बनी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई पावर सेटअप, पावर, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज को पावर तो चाहिए होती है, ठीक है, चाहे जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का, तो वो ऑब्वियसली यही चाहेगी कि वो उस एरिया में, वो जहाँ पे एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे। तो एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, व्हाट डज दिस मीन? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आपको मैं पॉइंट समझा रहा हूं, जो अंदर लिखा हुआ वो सेम ही चीज आपको बताई जा रही है एग्जांपल्स देके। जैसे एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में क्या है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने सामान बना लिया, अब आपकी पहुंच भी हो, रोड नेटवर्क से आपका जो है फैक्ट्री वो जुड़ी हुई है, या जो रेलवे नेटवर्क है उसके साथ आपकी फैक्ट्री जुड़ी हुई है, या आप इजीली जो है बाय सी रूट जो है अगर आपने सप्लाई कर सकते हो आगे, तो और ही बढ़िया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और ये उसकी खासियत भी होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए आप गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत मैटर करती है, क्यों? क्योंकि भाई नया टैक्सेशन सिस्टम है, कोई रीजन की अपनी पॉलिसी है, स्टेट की अपनी पॉलिसीज होती है, तो उससे आपका इंडस्ट्री अफेक्ट होती है नहीं होती? होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज। जैसे कई सारे एरियाज में सेज बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और वहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, तो बड़े स्केल पे अलग अलग इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होती हैं। ठीक है, नाउ एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। ठीक है, लिंक्स, एग्लोमरेशन इन इकोनॉमीज का मतलब है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बीच में एक तरीके का लिंक, एक डिपेंडेंस भी जिसको आप कहो, कि मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरेस्ट टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री, दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। कि इंडस्ट्रीज which get benefits from each other,
कई सारी इंडस्ट्रीज आपस में जब हेल्प करेगी, इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ मतलब एक सेटअप, जैसे हमने बात किया ना, मीडिया इंडस्ट्री है या कोई दूसरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री है, टूरिस्ट इंडस्ट्री है ना, सर्विस इंडस्ट्री है. सेविंग्स आर derived from the linkages which exist between different industries. These factors operate together to determine industrial location. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं. क्वेश्चन अब देखिए क्या बन सकता है आपके यहाँ से. Which are the factors which determine the industrial location? Which are the factors which determine the industrial location? ठीक है, या which are the components which affect इंडस्ट्री. कौन से कंपोनेंट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को, तो आप ये सारे बोलोगे, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ऑल दिस. ठीक है, नाउ दिस वन, फुटलूज इंडस्ट्रीज. व्हाट डू यू मीन बाय फुटलूज इंडस्ट्रीज? फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? ये है वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस में इंडस्ट्रीज लोकेट की जा सकती है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज द लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, द प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, छोटे स्केल पे जो है बनाए जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो एम्प्लॉय है स्मॉल लेबर फोर्स, जो छोटे लेवल पर काम होते हैं. दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क्स. तो बहुत छोटे लेवल पर, छोटे स्केल पे जो आपके काम हो रहे हैं, बहुत छोटे स्केल पर, ऐसी इंडस्ट्रीज में जो है आपके क्या हो रहा है, लेबर भी जो है बहुत कम लगी हुई है और बड़े छोटे कम स्केल पे ही जो है वो काम हो रहा है. यहाँ कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट भी बहुत कम आती है फुटलूज इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. ना देखिए अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें. अब नेक्स्ट जो है आपके वो बता रहा है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन, डिवीजन. ठीक है, डिवाइड करके बता रहा है इसको क्लासिफिकेशन के अंदर. तो साइज के अकॉर्डिंग, मतलब किस स्केल की इंडस्ट्री है, छोटे स्केल पे अगर काम हो रहा है, स्मॉल स्केल आप कहोगे, लार्ज स्केल कहोगे, कैसे? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि क्लासीफाई द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. बड़ा अगर क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप में, तो आपको पूरा आगे डिस्क्राइब करना है. या क्लासीफाई द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज. तो साइज के अकॉर्डिंग, साइज से क्या मतलब है सर? वॉल्यूम, किस लेवल पे वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किस लेवल पे लोग एम्प्लॉयड है वहाँ पे उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उसको आप कहोगे साइज के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको टेबल भी दे रहा है एक, इस टेबल से भी आप समझ सकते हो वैसे. ठीक है, तो सबसे छोटे लेवल पर जो इंडस्ट्री होती है वो कौन सी होती है? हाउस होल्ड और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको इस टेबल के अंदर बता रहा है ना. देखिए साइज के अकॉर्डिंग, अगर साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या कह रहा है? कॉटेज और हाउस होल्ड. ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, फिर स्मॉल स्केल, फिर लार्ज स्केल. तो 3 लेवल पर इसने डिवाइड किया. कॉटेज इंडस्ट्री छोटे लेवल पर, बिल्कुल स्मॉल लेवल पर, घरों से जो काम होता है. अगर कोई कुम्हार जो है वो बर्तन बना रहा है, तो दैट ऑल्सो कम्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो छोटे लेवल पे, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कह रहे हो, स्मॉल स्केल भी नहीं कह रहे, कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज बिल्कुल जो घर से काम हो रहा है. स्मॉल स्केल भी इससे थोड़ी बड़ी होती है. जैसे स्मॉल स्केल सेकंड आ गया आपका. इसमें क्या हो रहा है? स्मॉल स्केल पे कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा अलग हटके थोड़ा बड़े लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर या सिंपल मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है. पावर ड्राइवन मशीन्स जो है उनका यूज़ किया जा रहा है. इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यहाँ पे आपको इस तरीके की इंडस्ट्री बहुत सेटअप देखने को मिलेगी. तो आप नीचे आप पिक्चर भी देख पा रहे हो. तो ये जैसे छोटे लेवल पर काम हो रहे हैं यहाँ पे सारे, है ना. लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर जब काम हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज बहुत ईजी है आपके ये चैप्टर. यहाँ से आपके 6 नंबर जो है 12th बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे इन्वॉल्व लार्ज मार्केट, बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, एनॉर्मस एनर्जी की उनको रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन होता है, लार्ज कैपिटल नीड होती है. तो उनको आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हो. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे कार असेंबलिंग जो है आपकी की जा रही है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनकी प्रोडक्शन हो रहा है उनका. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे. पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिटेल में डिस्कशन किया. अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. पार्ट सेकंड इसका अवेलेबल हो जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख पाओगे. सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड. थैंक यू वेरी मच.